नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईवीएफ पर खास अवेयरनेस शो, जिसमें आपको बताएंगे आईवीएफ से जुड़ी हुई गलतफहमियों की और सटीक जानकारी के बारे में। दरअसल दुनिया में बहुत से दंपति ऐसे हैं जिन्हें संतान सुख नहीं मिल पाता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी, तमाम तरीके के इलाज करवाने के बाद भी कहीं महिलाओं की गोद सूनी रह जाती है। ऐसे में आईवीएफ तकनीक एक ऐसी उम्मीद की किरण बनकर आपके सामने आई है। आईवीएफ एक फर्टिलिटी प्रक्रिया है जिससे कई परिवारों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। समय के साथ साथ आईवीएफ ट्रीटमेंट में नई तकनीक का विकास हुआ है, लेकिन आज भी आईवीएफ से रिलेटेड लोगों के मन में कई तरीके के मिथ हैं और आज हम इसी से जुड़ी हुई गलतफहमियों की और सटीक जानकारी पर चर्चा करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट रेनबो आईवीएफ आगरा हैं। इसके साथ ही डॉक्टर संगीता शर्मा हमारे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर हैं जयपुर फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। सबसे पहले मेरा सवाल है डॉक्टर संगीता आपसे, आईवीएफ के बारे में सबसे आम जो गलतफहमियां हैं वो कौन सी हैं जिनका सामना एक डॉक्टर के तौर पर आपको हमेशा ही करना पड़ता है और आप उनका समाधान कैसे करती हैं? देखिए, जब कोई कपल हमारे पास आता है और फाइनली सिचुएशन को देखते हुए हम आईवीएफ सजेस्ट करते हैं, तो कई बार ये उन कपल्स के लिए भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि फाइनली नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू आईवीएफ, कि अब हमें आईवीएफ कराना पड़ेगा। थोड़ा-सा हेजिटेंट होते हैं, थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हैं। ऑल्दो पिछले कुछ सालों में ये एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस बहुत बढ़ी है, लेकिन फिर भी आज भी थोड़ा-सा एक हेजिटेशन होता है। तो कभी-कभी जब एक्चुअली हमारा फर्ज़ बनता है कि हम उनको थोड़ा काउंसल करें, थोड़ा समय दें, मे बी इन अ लेस क्राउडेड चैम्बर, थोड़ा उनसे पूछें कि क्या हेजिटेशंस हैं, देन दे विल ओपन अप। फिर वो बताते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है, हमने ऐसा सुना है, हमने सोशल मीडिया पे ऐसा देखा या लोगों ने हमें बताया, एंड देन हमारा फर्ज़ बनता है कि हम उन डाउट्स को क्लियर करें, ताकि पेशेंट एक बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी के थ्रू गुज़र सके। तो बहुत सारे कपल्स हमें आके कहते हैं कि मैम इसमें तो डोनर के एग या स्पर्म्स लिए जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सेकेंडली ये है कि वो कहते हैं कि बहुत ही पेनफुल होता है आईवीएफ, बहुत पेनफुल इंजेक्शंस लगते हैं, पूरा 9 महीना हमें बेड रेस्ट करना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। आजकल आप जानते हैं कि मोस्टली हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ का उतना कॉन्सेप्ट अब नहीं रहा, एंड बोथ ऑफ देम आर यूजुअली वर्किंग। तो ये एक बहुत बड़ा हिच होता है कि उन्हें लगता है क्या हमें जॉब छोड़ना पड़ेगा, क्या हम घर का भी कोई काम नहीं कर पाएँगे या हमें कंप्लीट बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। तो हम उन्हें समझाते हैं कि देखिए, आजकल बहुत ही कंफर्टेबल इंजेक्शंस आ गए हैं जिनको आप सबक्यूटेनियसली खुद लगा सकते हैं। सेल्फ पेशेंट अपने आप को खुद लगा सकते हैं। सेकेंडली, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद भी आजकल वेजाइनली रखने वाले कैप्सूल्स अवेलेबल हैं, जो कि इक्वली एफिकेशियस हैं एज़ कम्पेयर्ड टू इंजेक्शंस जो पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे। कुछ पेशेंट्स में आज भी यूज़ किए जाते हैं। तो इसलिए एम्ब्रियो ट्रांसफर्स के बाद तो यूजुअली कोई इंजेक्शन यूज़ होता ही नहीं है। अब रही बात बेड रेस्ट की, तो जितनी भी लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है आप एम्ब्रियो ट्रांसफर कराएँ और इमीडिएटली उठ के चाहे आप मार्केट जाएँ, आप शॉपिंग करें, आप व्हेरेवर यू वांट टू गो, आप घर जाएँ, प्रेगनेंसी रेट्स पे बेड रेस्ट का कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। तो इसलिए, लेकिन हाँ, ये हमें समझाना पड़ता है कि अगर आगे जाके, क्योंकि आईवीएफ भी प्रेग्नेंट कराने का एक ज़रिया है, तो आगे जाके अब अगर इस प्रेगनेंसी में लाइक एनी अदर नॉन आईवीएफ प्रेगनेंसी कोई और कॉम्प्लिकेशन आती है, कोई ब्लीडिंग होने लगती है, थ्रेटन्ड अबॉर्शन लगता है, या लेटर ऑन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई लीकेज आने लगता है, समय से पहले दर्द आने लगते हैं, उन कंडीशंस में अगर आईवीएफ नहीं भी कराया होता है, तो जैसे डॉक्टर आम तौर पे फिजिकल एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करने के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बेड रेस्ट बोलते हैं, वो चीज़ें इन प्रेगनेंसीज पे भी लागू होंगी। बट नॉट बिकॉज़ पर से कि अब आईवीएफ कराया तो हमें 9 महीना बेड रेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तीसरा, बहुत सारे पेशेंट्स हमसे ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने इसमें सुना है कि हमेशा ट्विन प्रेगनेंसी होती है, स्पेशली जिनके अगर एक बेबी ऑलरेडी है, एक चाइल्ड है, उनका ये बहुत कंसर्न रहता है। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी, हम पेशेंट्स को बताते हैं यूजुअली कि देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है।
हार्डली 15 टू 20%, आजकल तो उससे भी बहुत बहुत कम आईवीएफ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जहाँ पे मल्टीपल प्रेगनेंसीज आती हैं, यूजुअली सिंगल प्रेगनेंसी ही होती है। और आजकल तो इतनी अच्छी लैब्स हैं, इतने अच्छे एम्ब्रियो कल्चर सिस्टम्स हैं कि ज़्यादातर सिंगल एम्ब्रियो ही ट्रांसफ़र किया जाता है। कुछ-कुछ केसेज़ में 2 एम्ब्रियोज़ भी डाले जाते हैं। तो ट्विन प्रेगनेंसीज़ भी अब उतना कॉमन नहीं है। दूसरा सवाल मेरा डॉक्टर जयदीप आपसे है, आईवीएफ की प्रक्रिया कितनी सेफ और कंफर्टेबल है? आईवीएफ एक ओपीडी प्रोसीजर है, माने कि आपको कभी हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो इसकी शुरुआत होती है वो कुछ ब्लड टेस्ट से, और उसके बाद जो पीरियड्स का सेकेंड डे होता है वो तब से आपको एक कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगने शुरू होते हैं, जो नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर 9 से 10 दिन तक लगते हैं। और ये बहुत ही छोटे से इंजेक्शंस होते हैं, सबकुटेनियसली ज़्यादातर लगते हैं। और फिर एक अल्ट्रासाउंड स्कैन है जो हम नॉर्मली स्टार्ट करने से पहले दूसरे दिन स्कैन करते हैं, और फिर 5 दिन के बाद जब इंजेक्शन लग जाते हैं तो छठे दिन बुलाते हैं देखने के लिए कि भाई रिस्पांस कैसा आ रहा है, कोई डोज वगैरह चेंज तो नहीं करनी है। और हम उस दिन हमारे को एक आइडिया भी लग जाता है कि भाई कितना अंडा बन रहा है, उसके साथ अंडे के साथ एंडोमेट्रियम जो बच्चेदानी की झिल्ली होती है वो अच्छी बन रही है कि नहीं बन रही, और आपकी तैयारी कितने दिन में होगी। और फिर उसी हिसाब से हम 9वें या 10वें दिन फिर पेशेंट को बुलाते हैं। ज़्यादातर जब वो तीसरी दफ़ा बुलाते हैं उस दिन मोस्टली जो है एग रेडी होता है, और जो अगर एग रेडी है तो फिर रात को एक इंजेक्शन लगता है जो एग को मैच्योर करने के लिए है और टाइम करने के लिए होता है रप्चर का। तो जो जैसे आज रात को हम लोगों ने वो इंजेक्शन 11 बजे दिया, तो नॉर्मली 36 घंटे होने से पहले पहले हम लोग जो एग है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड हल्का सा एक बेहोश करते हैं और उसको निकाल लेते हैं। और उसके बाद जो पेशेंट है 2 घंटे के बाद अपने घर चली जाती है, एक नॉर्मल अपना कार्य कर सकती है। हस्बैंड का सीमेन सैंपल लेके फिर बाकी काम जो है वो लैब का शुरू हो जाता है, और लैब के अंदर फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो उस एग और स्पर्म के साथ एम्ब्रियोज बनाते हैं, और कितने एग्स मिले, कैसा स्पर्म मिला है, उनका फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ है वो हमें अगले दिन पता लगता है। फिर उस हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि जो भ्रूण बनेगा या एम्ब्रियो बनेगा उसको हम लोग किस दिन ट्रांसफ़र करेंगे। ज़्यादातर वो तीसरे या 5वें दिन ट्रांसफ़र किया जाता है। और इस बीच में जो है मरीज़ को थोड़े से 4-5 दिन के लिए इंजेक्शन्स लगते हैं, और एक बार जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर नॉर्मली खाने की दवा और वजाइनल टैबलेट्स होती हैं जो दी जाती हैं, और 15 दिन के बाद टेस्ट करके पता कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई। तो ये एक बहुत ही सरल सा इलाज है, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ कहीं कोई तकलीफ़ नहीं होती है। एक छोटा सा इंजेक्शन लगता है सबकुटेनियस, अगर उसको आप तकलीफ़ माने तो बस उतनी ही तकलीफ़ है। डॉक्टर संगीता, क्या आईवीएफ केवल बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए है, या फिर ये मिथ है या फिर सच है, और सही मायने में आईवीएफ ट्रीटमेंट से किसे लाभ हो सकता है? ये एक बहुत ही बड़ी मिथ है, रादर मिसकंसेप्शन है कि आईवीएफ जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तभी हमें आईवीएफ की तरफ बढ़ना चाहिए। ये एक बहुत ही गलत धारणा है लोगों के अंदर, और जिसका उनको डिसएडवांटेज मिलता भी है जब वो लेटर एजेस में आते हैं। रादर कुछ ऐसी इंडिकेशंस होती हैं जहां बहुत कम एज में, अगर 25, 27, 28 साल की उम्र में भी कपल्स हमारे पास आते हैं, तो कभी-कभी कुछ इंडिकेशंस में हमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही आईवीएफ बताना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि दोनों फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या डैमेज्ड हैं, पहले का कोई इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से वो चिपक गई हैं या डैमेज हो गई हैं, या कभी कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई जिसकी वजह से एक ट्यूब हमें निकालनी पड़ी, या अंदर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से स्टेज 3-4 एंडोमेट्रियोसिस से बहुत ज़्यादा चिपकाव बने हुए हैं, या अगर पेशेंट 3-4 आईयूआई साइकिल्स करा चुके हैं जो कि एक सिंपल ट्रीटमेंट है, नॉन आईवीएफ ट्रीटमेंट है, और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी, तो ये कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं स्पेशली। और अगर हम मेल पार्टनर की तरफ देखें, सीमन में अगर काउंट और मोटिलिटी बहुत कम है, या कभी-कभी सीमन में स्पर्म्स हैं ही नहीं और हमें टेस्टिस में से निकालने पड़ रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं जहां आप उम्र नहीं देखेंगे, और कम एज में भी यहाँ पर सबसे पहला ट्रीटमेंट आईवीएफ ही बनता है।
अब क्या होता है कि कुछ ऐसी इंडिकेशंस होती हैं जहाँ हमें लगता है कि ट्यूब थोड़ी ठीक है, सीमन में चलो कुछ तो काउंट है, और पेशेंट जैसा कि अभी मैडम ने पहले बताया कि बहुत सारे साल सिंपल ट्रीटमेंट नॉन फ्रूटफुल ट्रीटमेंट लेकर ऐसे ही अपना समय खराब करते रहते हैं, और इनफैक्ट टाइम के साथ साथ पैसा भी खराब होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस स्ट्राइक करना। हम ये नहीं कह रहे कि इनफर्टिलिटी का ओनली ट्रीटमेंट इज आईवीएफ। देयर आर अदर ट्रीटमेंट्स। डेफिनेटली आप पीसीओडी के केसेस में कुछ मेडिसिन भी लेंगे, अगर हल्के फुल्के चिपकाव हैं लैप्रोस्कोपी भी करेंगे, सारी रिपोर्ट्स ठीक है तो फर्स्ट लाइन आप आईयूआई पे भी चलेंगे। बट यहाँ ये मैसेज दिया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा समय आपको और ट्रीटमेंट्स में नहीं खराब करना है। अगर और ट्रीटमेंट्स में आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो आपको समय रहते इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, यंग है तो भी आईवीएफ का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ टाइम टू प्रेगनेंसी आपका कम होगा, आपको जल्दी सक्सेस मिलेगा, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो रादर आपका खर्चा भी कम होगा। तो अगर यंग एज में आईवीएफ हो रहा है तो सक्सेस रेट्स बहुत अच्छे होंगे। वहीं अगर हम आईवीएफ स्पेशली फीमेल पार्टनर की या वाइफ की एज अगर ज़्यादा बढ़ रही है, 35-37 साल से ऊपर उसकी एज जा रही है, तो आईवीएफ के रिजल्ट्स वैसे ही कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगला सवाल मेरा डॉक्टर जयदीप आपसे है। क्या आईवीएफ से जन्म लेने वाले बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट और ओवरऑल हेल्थ नॉर्मल जन्म लेने वाले बच्चों से अलग होता है या फिर वैसा ही होता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन बच्चों में जो आईवीएफ से होते हैं और जो नॉर्मली कंसीव होते हैं। और बहुत बार कपल्स आके पूछते भी हैं कि जी मेरा बच्चा नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, और मेरा बच्चा आईवीएफ बच्चा कुछ अलग तो नहीं होता है। तो देखने में कोई ऐसे अलग नहीं होते हैं ये बच्चे, और उनकी ग्रोथ वगैरह भी एक नॉर्मल तरीके से ही चलती है। बट जब हम इसको थोड़ा सा बारीकी या गहराई से आगे बढ़ते हैं तो ये जो प्रेगनेंसीज होती हैं, आप ऐसा समझ के चलिए कि मोस्ट ऑफ दी प्रेगनेंसीज जो आईवीएफ में होती हैं, ये ज़्यादातर जो कपल्स होते हैं ये थोड़ी बड़ी उम्र के होते हैं, उनको काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी या बांझपन होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि जैसे आईवीएफ प्रेगनेंसीज हैं, अब हम उनको अब जब नेचुरल प्रेगनेंसी के साथ कंपेयर करते हैं तो आईवीएफ प्रेगनेंसीज में नेचुरली भी समझिए कि हर 100 में से 2.5 से 3% जो बच्चे हैं उनमें कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज या बनावटी खराबियां होने का डर होता है। आईवीएफ का एक प्रोसीजर होता है जिसमें आईवीएफ में कई प्रोसीजर्स होते हैं, बट एक प्रोसीजर है जिस इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इक्सी जिसे हम बोलते हैं। देखा गया है कि इक्सी के प्रोसीजर में ये जो एबनॉर्मेलिटीज हैं इनकी परसेंटेज बहुत मामूली सी, लाइक लेट्स से वो 3 की जगह 3.5 या 4% होगी, जो एक मामूली सा इंक्रीज है फ्रॉम नेचुरल प्रेगनेंसीज। इसी तरह से जो ऑटिज्म है उसका जो आईवीएफ के बच्चे हैं उनमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है देन नेचुरल जो कंसीव प्रेगनेंसीज होती हैं उनसे। ऐसे ही हम लोगों ने ये भी देखा कि जो लेट्स से कैंसर्स हैं, अब कैंसर्स के अंदर पहले होता था कि बहुत आईवीएफ बच्चों में कैंसर्स होते हैं, तो अब ये जो रीसेंट एविडेंस आया है वो कहता है कि ये आईवीएफ बच्चों में बहुत ज़्यादा कोई कैंसर नेचुरली कंसीव बच्चों से ज़्यादा नहीं है। बट एक सब ग्रुप एनालिसिस है कि फ्रोजन जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं उनमें बहुत माइनर सा इंक्रीज रिस्क है ऑफ एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। अब ये जो भी चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ, अब वो हमारे को बहुत अच्छे से ये समझनी है कि ये अभी ऑन गोइंग रिसर्च है। अगर हम मोटा मोटा लेके चलते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई इंक्रीज्ड रिस्क इन बच्चों में नहीं है, बट जो रिस्क हैं वो ज़्यादातर मदर की एज और लेंथ ऑफ सब फर्टिलिटी, मतलब कि कितने साल तक वो बांझपन से पीड़ित रहते हैं, उन पे ज़्यादा बेस्ड है, और प्रोसीजर रिलेटेड जो रिस्क है वो बहुत कम है। डॉक्टर संगीता, क्या सभी आईवीएफ बच्चे डोनेट किए गए एग्स या फिर स्पर्म से ही पैदा होते हैं? ये एक गलतफहमी ही है कि आईवीएफ में हमेशा डोनर के एग्स या डोनर के स्पर्म्स लिए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
और बहुत सारे कपल्स या पेशेंट्स हमारे पास इसी मिसकंसेप्शन की वजह से कभी-कभी आईवीएफ के लिए आगे नहीं बढ़ पाते। उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है इस मिसकंसेप्शन की वजह से। तो मैं आपको ये बता दूँ कि हार्डली 15 टू 20% कपल्स ऐसे होंगे या आईवीएफ साइकिल्स ऐसी होंगी, जहाँ पर हमें डोनर एग या डोनर स्पर्म की ज़रूरत पड़ती है। बाकी मोर देन 80% आईवीएफ साइकिल्स में खुद का वाइफ का ही एग यूज़ किया जाता है और हस्बैंड के ही स्पर्म्स यूज़ किए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी डोनर की ज़रूरत पड़ती है, ईदर फॉर एग और फॉर स्पर्म, तो ऐसा नहीं है कि कपल की जानकारी के बगैर वो यूज़ हो सकते हैं। भारत में एक कानून है, जिसके तहत आप अगर डोनर एग या स्पर्म यूज़ कर रहे हैं, तो कपल से आपको काफ़ी सारी कंसेंट्स लेनी पड़ती हैं, स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट्स बनते हैं और डोनर गैमेट्स जो हैं, डोनर सीमन और एग डोनर जो है, वो प्रॉपरली एक एआरटी बैंक से रिक्रूट होकर आते हैं या रजिस्टर होके आते हैं। उनकी भी सारी कंसेंट्स होती हैं, तभी डोनर गैमेट के साथ, डोनर एग या स्पर्म के साथ कोई इलाज आगे संभव है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ऐसे ही बगैर बताए डोनर स्पर्म या एग यूज़ कर लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि कुछ केसेस फिर भी ऐसे होते हैं जहाँ हमें डोनर एग या स्पर्म की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर लड़की को शुरू से कभी पीरियड आया ही नहीं। एक प्रॉब्लम होती है जिसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, या किसी और कारण से ओवेरियन फेलियर्स हैं, या कीमोथेरेपी हुई, रेडियोथेरेपी हुई, कोई ऑटो इम्यूनिटी है और ओवरी का या टेस्टिस का फेलियर हो गया बहुत यंग एज में। तो उन पेशेंट्स के अंदर या उन इंडिविजुअल्स के अंदर एग और स्पर्म नहीं बनते। बट डेफिनिटली उनको भी पेरेंटहुड का हक तो है। दे ऑल्सो नीड टू कंप्लीट देयर फैमिलीज। तो वहां पर वो आईवीएफ की हेल्प ले सकते हैं, जहां पर डोनर एग या स्पर्म यूज होगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन कंसेंट के बाद, सब कुछ बता के सिग्नेचर्स करने के बाद। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर जयदीप, क्या भारत में अनमैरिड या फिर सिंगल लोग भी ये जो आईवीएफ प्रोसेस है वो करवा सकते हैं, या फिर आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए मैरिड होना जरूरी है? देखिए, ऐसा है कि अभी जो हमारा कानून है वो अलाउ करता है सिंगल वुमेन को प्रेगनेंसी आईवीएफ के द्वारा करने के लिए। उसमें कुछ लीगल इश्यूज हैं कि आपकी एज एक फ्रेमवर्क लाइक 21 से 50 साल के बीच में ही होनी चाहिए। आप जब डोनर स्पर्म यूज़ कर रहे हैं तो डोनर स्पर्म एक रजिस्टर्ड बैंक से ही लिया जाए, एंड जितना भी पेपर वर्क है वो पूरा करके मेडिकल फिटनेस जो है वो असेस करके और फिर ये किया जाए, और आप इंडियन सिटीज़न हो, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जहाँ तक सिंगल मैन का सवाल है, अभी हमारा जो एआरटी लॉ है उसमें सिंगल मैन को आईवीएफ की प्रोविजन नहीं है, बिकॉज उनको बच्चा करने के लिए सरोगेसी की ज़रूरत पड़ेगी और वो हमारा लॉ इस वक्त अलाउ नहीं करता है। बट ये लॉ के अंदर जो सिंगल वेमेन है वो आईवीएफ की तकनीक को अपना सकती है। डॉक्टर संगीता, अगला सवाल आपसे है कि क्या सक्सेसफुल प्रेगनेंसी करने के लिए ज्यादातर महिलाओं को आईवीएफ के एक से अधिक दौर की जरूरत होती है? तो जब हम पेशेंट्स को ये बताते हैं कि आपकी आईवीएफ साइकिल की सक्सेस रेट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें से एज एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपके यूट्रस की क्या हेल्थ है, क्या कोई पॉलिप्स, फाइब्रॉइड्स के लिए मल्टीपल सर्जरीज हो रखी हैं, क्या यूट्रस की जो लाइनिंग है जो सॉइल या मिट्टी का काम करेगी, जिस पे इम्प्लांटेशन होगा, क्या वो अच्छी बनती है। उसके अलावा ट्यूब्स के अंदर पानी तो नहीं भरा हुआ है। इन जनरल ओवरी का रिजर्व कैसा है, क्या एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, चॉकलेट सिस्ट्स की वजह से मल्टीपल सर्जरीज हो चुकी हैं पास्ट में। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आईवीएफ के रिजल्ट्स को डिसाइड करते हैं या उन पे असर डालते हैं।
और हमने बहुत ही कॉमनली अपनी प्रैक्टिस में ऐसा भी देखा है कि कपल्स 4-5 आईवीएफ इधर से उधर से 2-3 शहरों से करा के हमारे पास आते हैं और कुछ माइनर चीज़ें हम करेक्ट करते हैं, फॉर दैट मैटर एनी आईवीएफ क्लिनिक। कुछ भी छोटे-छोटे करेक्शंस करते हैं, थोड़ा लाइनिंग पे वर्क करते हैं, थोड़ा एम्ब्रियो क्वालिटी पे वर्क करते हैं, कुछ मेडिसिन्स देते हैं, कभी वेट रिडक्शन करते हैं और 5th आईवीएफ में प्रेगनेंसी आ जाती है। तो ऐसा पेशेंट्स की काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कोई नंबर ऑफ आईवीएफ साइकिल सेट नहीं है कि आपको इतने चाहिए ही होंगे प्रेग्नेंट होने के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा भी कोई आईवीएफ साइकिल्स का नंबर नहीं है कि आपने इतनी साइकिल्स करा ली तो अब आईवीएफ आपके लिए हेल्पफुल है ही नहीं, अब आईवीएफ से प्रेगनेंसी आ ही नहीं सकती, तो वो भी फैक्ट सही नहीं है। तो इस तरीके से आपको हर साइकिल को इंडिविजुअलाइज करके पेशेंट को काउंसल करके आगे बढ़ना पड़ेगा और छोटे-छोटे चेंजेस जो आप कर सकते हैं वो करने पड़ेंगे, बट मोस्ट ऑफ देम वुड कंसीव by third embryo transfer, I would say, and 50 to 70%, which is also a very good number, would conceive in the first IVF cycle अगर आपने पहले छोटी-छोटी चीजों को एड्रेस करके सही तरीके से आप आगे बढ़े। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आईवीएफ से जुड़े हुए कई मिथ और फैक्ट्स के बारे में हमारे डॉक्टर्स ने काफी डिटेल में आपको समझाया। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को हमारा ये शो देखने के बाद आईवीएफ के बारे में कई जानकारियां मिली होंगी। और इस खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहें।